हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग तीसरे मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे और इस मॉडल प्रश्न पत्र में मैंने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को कवर किया है और जो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं वो भी इसमें सम्मिलित किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। चलिए प्रश्न कूट और कथन और कारण के प्रश्न हैं। ज़्यादातर प्रश्न जो हैं कथन और कारण के हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाए। देखिए, नीचे दिए गए कथन और कारणों के ध्यानपूर्वक पढ़कर उसकी सहायता से सही उत्तर का चयन करना है हमें। ठीक, यही कूट है। इसी के आधार पर सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। ए में दिया गया है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कहता है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है कि ये सत्य है किंतु आर असत्य है और डी कहता है कि ये असत्य है किंतु आर सत्य है। इसी आधार पर हमें जो क्वेश्चन 115 से 126 तक दिए गए हैं उसे सॉल्व करना है। तो हमारा देखिए पहला प्रश्न है, कथन कहता है कि नागरिक समाज के प्रति निष्ठा रखता है। नागरिक जो है वह समाज के प्रति निष्ठा रखता है और नागरिक को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं पर इसमें व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ नागरिक समाज के प्रति निष्ठा रखने की बात कर रहा है और यहाँ पे नागरिक को राज्य का संरक्षण प्राप्त है यह बात कर रहा है। दोनों कथन सत्य है पर इसमें व्याख्या सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता उदारवाद का जो स्वतंत्रता है उदारवाद की मूल्य मान्यता है, यह सही है। और स्वतंत्रता राज्य की निरंकुश शक्ति को सीमित करती है, तो यह भी सही है। स्वतंत्रता राज्य की निरंकुश शक्ति को सीमित करती है, ये बात सही है। और स्वतंत्रता उदारवाद की मूल्य मान्यता है, ये भी बात सही है। पर इसमें व्याख्या देखिए नहीं की गई है। इसमें इस बात की व्याख्या नहीं की गई है कि स्वतंत्रता उदारवाद की मान्यता मूल मान्यता क्यों है। इसमें राज्य की निरंकुश शक्ति को सीमित करने की बात की गई है। तो हमारा देखिए ए और आर दोनों सत्य है और जो स्पष्टीकरण इसमें सही नहीं है, तो हमारा इसमें भी ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता की प्रकृति विवेकशील है। स्वतंत्रता की जो प्रकृति है वे विवेकशील है और स्वतंत्रता मनुष्य को साधन मानती है। तो स्वतंत्रता की जो प्रकृति है वे विवेकशील है। तो देखिए हमारा जो ए है वो सही है, लेकिन स्वतंत्रता मनुष्य को साधन मानती है तो यह गलत है। तो ए सत्य है और आर असत्य है। अगला प्रश्न है कि समानता विशेष सुविधाओं का अंत है। समानता विशेष सुविधाओं का अंत है और समानता मानवीय क्षमताओं को विकसित करना है। तो देखिए, समानता जो है वह मानवीय क्षमताओं को विकसित तो करती है पर समानता विशेष सुविधाओं का अंत नहीं करती। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन डी, यानी ए गलत है और बी सही है, आर सही है। अगला प्रश्न है, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है और मनुष्य विवेकशील प्राणी है। तो देखिए, कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, पर इसमें व्याख्या किसी प्रकार की नहीं हो रही है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अधिकार केवल कानून द्वारा प्रदान किए जाते हैं और प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित है। तो देखिए, इसमें कथन कहता है कि अधिकार केवल कानून द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये सही है। प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित है, यह गलत है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, अधिकार को केवल राज्य तक सीमित रखना चाहिए और कारण कहता है कि राज्य अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। अधिकारों को केवल राज्य तक ही सीमित रखना चाहिए, ये गलत है। और राज्य अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें डी, ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट कथन है कि कथन ए कहता है कि व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण सदस्य होता है और कारण आर कहता है कि स्त्रियों को पूर्ण नागरिकता प्रदान होने पर भी वे पराधीन ही रहती हैं। तो ये इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी सही होगा। कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, पर इसमें किसी तरह की व्याख्या नहीं हुई है। अगला है देखिए, व्यक्ति की नागरिकता राज्य के संविधान द्वारा निर्धारित होती है और राष्ट्र राज्य अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करते हैं। तो देखिए, इसमें इस कथन ए कहता है कि व्यक्ति की नागरिकता राज्य के संविधान द्वारा निर्धारित होती है और कारण कहता है कि राष्ट्र राज्य अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करते हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, राष्ट्र राज्य अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करते हैं। इसमें व्याख्या भी सही हुई है क्योंकि व्यक्ति की नागरिकता राज्य के संविधान द्वारा निर्धारित है, जिसे कौन देता है, तो राष्ट्र राज्य जो है वे अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करते हैं। और किस प्रकार की नागरिकता देनी है, ये व्याख्या कहाँ की गई है, तो संविधान में। तो हमारा इसमें सही होगा, ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, कथन कहता है कि लोकतंत्र एक सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था है, यह सही है। और कारण कहता है क्योंकि लोकतंत्र आदर्श के रूप में सर्वमान्य है, इसीलिए यह एक सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था है। यहाँ व्याख्या भी देखिए सही हो रही है, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और
जो कारण है वह कथन ए को स्पष्ट कर रहा है या व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि कथन ए कहता है कि लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की स्थापना अभिजनवाद सिद्धांत के प्रत्युत्तर में की गई। तो लोकतंत्र के जो बहुलवादी सिद्धांत है, इसकी स्थापना जो की गई थी वह अभिजनवाद सिद्धांत के प्रत्युत्तर में ही की गई थी। और कारण कहता है कि आधुनिक उदारवादी राज्य इतना विषम है कि उसमें किसी एक समूह, वर्ग या संगठन का प्रभुत्व स्थापित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जो अभिजनवादी विचार जो थे बहुलवादी सिद्धांत के, अभिजनवाद के जो सिद्धांत थे उसी के प्रत्युत्तर में जो बहुलवादी सिद्धांत की स्थापना की गई है लोकतंत्र में, वह आधुनिक उदारवादी, इसीलिए जो आधुनिक उदारवादी है राज्य इतना विषम हो गया है कि उसमें किसी एक समूह, वर्ग या संगठन का प्रभुत्व स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहुलवादी सिद्धांत अपनाया है उसके अंदर। तो हमारा इसमें देखिए कथन ए और आर दोनों सही है और जो स्पष्टीकरण है वो भी सही है, तो ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान किया जाता है, सही है। और मताधिकार मिलने पर व्यक्तियों की गरिमा का हित है। मताधिकार मिलना व्यक्तियों की गरिमा का हित है, तो देखिए इसमें ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही होगा बी होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य है, पर देखिए व्याख्या नहीं की जा रही है। अगला जो प्रश्न है हमारा, ये देखिए विगत कर जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो निम्नलिखित में से किसने आलेख दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, ये किसकी रचना है? दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये रचना है रॉबर्ट नोजिक की। हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? तो इसमें से हमें लोकतंत्र की विशेषताओं का चयन करना है। तो देखिए लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता जो है वो अपेक्षित ही है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त होता है लोकतंत्र में, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म भेद कुछ भी होते, ये भी सत्य है। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, जो सर्वसुलभ बेस्ट मताधिकार जो है वह सभी के पास होता है लोकतंत्र में, ये भी इसकी विशेषताएं है। और राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत से है। तो देखिए ये चारों कथन जो हैं वह लोकतंत्र की विशेषताओं में सम्मिलित है। तो जो हमारा आंसर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए कथन और कारण का है। कथन ए कहता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार का द्योतक है। और कारण कहता है कि आम धारणा है कि सरकार ज्यादातर शक्ति अभियान के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है। तो देखिए कथन जो कारण है वो सही है और जो कथन है वो भी सही है, पर यहाँ तांत्रिक प्रणाली की बात की जा रही है और यहाँ जो आम धारणा है शक्ति अभियान और नियंत्रण और प्रबंधन की बात की जा रही है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही होगा, ए और आर दोनों सत्य है और जो आर है वो सही की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण का भी ये देखिए। कथन ये कहता है कि विधि के शासन का अभिप्राय है कानूनी नज़र में सभी समान है। तो देखिए ये सही है। विधि के शासन का क्या अभिप्राय है कि कानून के नज़र में क्या है, सभी समान है। और कारण कहता है कि वर्णगत तथा जातिगत भेद समानता की क्षमता को कम कर देते हैं, तो कारण भी सही है। तो यहाँ कानूनी समानता की बात की गई है और यहाँ जातिगत और वर्णगत की। तो कथन कारण दोनों ये हॉब्स को बतलाते हैं अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में कि हॉब्स ने सामाजिक अनुबंध परंपराओं के पुनरुद्धान नहीं किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजय उल्लास का प्रमुख कारक नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। उदारवाद का विजय उल्लास विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक है, तो ये गलत है। बाकी देखिए फुकुयामा के अनुसार उदारवादी लोकतंत्र के हर विजय उल्लास से संबंधित है। मान्यता के लिए संघर्ष होता है, प्रकृति पर विज्ञान के अधिकार का तर्क दिया जाता है और उदारवादी लोकतंत्र के प्रमुख विरोधाभास का अभाव होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी जो है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो निम्नलिखित संकल्पनाओं में सबसे पहले आता है विधि की उचित प्रक्रिया होगी। उसके बाद आएगा आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, फिर होता है नवीन लोकतंत्र और सबसे अंत में आएगा प्रतिपुष्टि व्यवस्था। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 4 1 3 2, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए सबसे पहले विधि की उचित प्रक्रिया होगी, उसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, फिर नवीन लोकतंत्र, उसके बाद आता है प्रतिपुष्टि व्यवस्था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध हैं? भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध है? तो कानून के समक्ष समानता और शिक्षा का अधिकार।
ये दोनों उपलब्ध है। बाकी भाषण की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 जो है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन बी 1 और 2। अगला प्रश्न है आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि। आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। ये कथन ये कहता है कि जो शक्ति है वह भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। और कारण कहता है कि लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित होती है। इसीलिए शक्ति क्या बनाती है, भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सी होगा ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका कथन है कि शक्ति वह है जिसमें लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं करते। तो ये कथन है रॉबर्ट डहेल का। रॉबर्ट डहेल का कथन है कि शक्ति वह है जिसमें लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं करते। तो ये कथन है रॉबर्ट डहेल का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है और कारण कहता है कि राज्य को जिन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है। कथन कहता है कि जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है। कारण कहता है राज्य को क्या करना चाहिए, तो इन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी चाहिए। तो व्याख्या भी हो रही है। तो हमारा कथन सही होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर जो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला कथन और कारण का एक क्वेश्चन देखिए। रॉल्स के अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है। रॉल्स के लिए अधिकार जो है वो अच्छे से पूर्व की स्थिति है और कारण कहता है कि कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरे के बीच बाटे बृहद उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है। तो देखिए इसमें ए तो सही है, रॉल्स जो अधिकार को अच्छे से पूर्व की स्थिति मानते हैं, और जो आर है यह गलत है। कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरे के बीच बाटे बृहद उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा सी होगा ऑप्शन सी, ये सही है किंतु जो आर है वह गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं एंथनी डाउन्स। एंथनी डाउन्स ने लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब देखिए सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो थॉमस पॉक जो संबंधित है, ये संबंधित है वैश्विक न्याय से। इनके विचार जो है वैश्विक न्याय के विचार इन्होंने दिया है। माइकल वाल्जार के विचार है न्याय का समुदाय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं ये। सुजान मोलर ओकिन बात करते हैं न्याय की स्त्रीवादी संकल्पना से। जो जॉन रॉल से ये वितरण योग्य न्याय की बात करते हैं। तो थॉमस पॉक वैश्विक न्याय से संबंधित, माइकल वाल्जार न्याय का सामुदायिक परिप्रेक्ष्य, सुजान मोलर ओकिन जो है यह न्याय की स्त्रीवादी संकल्पना से संबंधित है, और जॉन रॉल्स वितरण के योग्य न्याय से। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन बी 4, 2, 3, 1। अगला प्रश्न है मुकदमे पर निर्णय लेते समय न्यायालय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। मुकदमे पर निर्णय लेते समय न्यायालय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं और कारण कहता है कि न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए अपितु यह प्रतीत भी होना चाहिए कि वह स्पष्ट और असंदिग्ध है, इसीलिए न्यायालय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ए और आर सत्य है और आर जो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ। सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय होता है रूसो के साथ। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल है, तो जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल है उदारतावादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरण लोक कल्याणकारी योजना जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में सम्मिलित है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में शामिल है उदारवादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरण लोक कल्याणकारी योजना संबंधित है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए लेखक और पुस्तक है, तो डी हेल्ड की पुस्तक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। जे लिबली की पुस्तक है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैकफर्सन की पुस्तक है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, और सी पैटमैन की पुस्तक है डेमोक्रेसी। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ भी सम्मिलित करना है लेखक का उनके पुस्तक से। तो एम सैंडल की पुस्तक है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। एम वाल्जर की पुस्तक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी। किमलिका की पुस्तक है कंटेम्परेरी पॉलिटिकल फिलोसफी, और आर जे वर्नस्टीन की पुस्तक है द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अगला देखिए हमारा जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने उदारवादी संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया। तो उदारवादी संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया था
थेरा स्कोपोल ने उदारवादी संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया। किसने? तो थेरा स्कोपोल ने। प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता। यह कथन है जॉन रॉल्स का। अगला प्रश्न हमारा है, रॉस के न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? तो रॉस के न्याय की संकल्पना आधारित है अंतर सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है और कारण कहता है कि अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। तो देखिए कथन ये सही है पर कथन कारण जो आ रहा है वो गलत है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ये सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखक और पुस्तक से उनका क्या करना है? तो सुमेलित करना है। तो फ्रेडरिक हेग पुस्तक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की पुस्तक है, देखिए जॉन रॉल्स की तो है, फ्रेडरिक हेग की जो पुस्तक है वह है द रोड टू सर्फडम। जॉन रॉल्स की है थ्योरी ऑफ जस्टिस। अमर्त्य सेन की जो है न्याय का विचार, और प्लेटो की है, देखिए द पॉलिटिक्स नहीं होगा यहाँ, प्लेटो की नहीं है, द पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की है, प्लेटो की रिपब्लिक होगी द रिपब्लिक। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण सिद्धांत से सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई? कौन से दृष्टिकोण सिद्धांत से सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई थी? तो था इलाइट का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, रॉल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? तो रॉल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा समान नहीं है, बाकी स्थित न्यायपूर्ण और कुशल होना चाहिए। अगला है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो आर्म लिबर्टी जो पुस्तक है, आर्म लिबर्टी किसकी है? मिल की है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टी.एच. ग्रीन की है। आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी है? तो आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की। और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया है रॉबर्ट नोजिक की। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, सुमेलित करना है। तो एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग एक कार्य के रूप में न्याय की बात कौन करता है? तो प्लेटो करते हैं। उचितता के रूप में न्याय की बात कौन करता है? तो उचितता के रूप में जो बात करते हैं रॉल्स करते हैं। अनुपातिक समानता के रूप में न्याय अरस्तु करते हैं। और शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय, ये कथन है थ्रेसीमेकस का। तो जो हमारा ऑप्शन देखिए क्या सी हो रहा है इसमें, हमारा ऑप्शन सी होगा 1, 3, 2, 4। हमारा ऑप्शन देखिए डी सही होगा 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता स्वतंत्रता से उच्च होती है? नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है। तो यह बात करते हैं ईसाई बर्लन जो है ये नकारात्मक स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च बतलाते हैं। अगला जो हमारा है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता तथा राज्य नागरिकता प्राप्त है? तो वह कौन सा देश है? तो वह देश है स्विट्जरलैंड और USA। ऑप्शन हमारा सी होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक के लेखक हैं, हमारा ऑप्शन सी होगा MSA रॉय। देखिए अगला प्रश्न है, तो देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह 130 और 145 जो प्रश्न दिए कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसकी सहायता से हमें उत्तर का चयन करना है। तो इसी ऑप्शन के आधार पर हमें 130 से 145 जो प्रश्न दिए गए हैं उसका चयन करना है। तो देखिए कथन और कारण का पहला प्रश्न जो इसमें है, कथन कहता है स्वतंत्रता उदारवाद का मूल तत्व है, और कारण कहता है कि उदारवाद केवल स्वतंत्रता पर बल देता है। तो देखिए स्वतंत्रता उदारवाद का मूल तत्व है और उदारवाद जो है वो केवल स्वतंत्रता पर ही बल देता है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर सही की आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है परंपरागत उदारवाद का आरंभ सैद्धांतिक रूप से थॉमस हॉब्स द्वारा किया गया, और कारण आर कहता है कि परंपरागत उदारवाद को स्पष्ट अभिव्यक्ति जॉन लॉक की रचनाओं में होती है। तो जो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा देखिए ए गलत है और सी से आर जो है वह सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, क्योंकि परंपरागत उदारवाद का आरंभ सैद्धांतिक रूप से थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया, ये गलत है, जबकि परंपरागत उदारवाद को स्पष्ट अभिव्यक्ति जॉन लॉक की रचनाओं में होती है। तो हमारा जो सही होगा ए गलत है, आर सही, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लॉक की धारणा है कि प्राकृतिक व्यवस्था में व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त है। लॉक की धारणा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि लॉक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त थे, और कारण आर कहता है कि राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी उनके अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रहे। तो ए देखिए ए और आर दोनों सत्य है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांतों में मूल्यों आदर्शों को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। अनुदारवादी जो राजनीतिक सिद्धांत है उनमें मूल्यों आदर्शों और
मूल्य आदर्शों को क्या किया जाता है, तो सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। और कारण आर कहता है कि अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत आंतरिक रूप से मूल्यों पर आधारित होते हैं। तो देखिए ऑप्शन कथन ए भी सही है और कथन आर भी, कारण आर भी सही है, पर इसमें किसी तरह की संबद्धता नहीं पाई जा रही है। ये दोनों अपनी अपनी बात अलग रूप में ही करते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ए, यानी ए सॉरी बी सही होगा, यानी ए और आर दोनों सत्य है, पर जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि अनुदारवादी सिद्धांत व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख रूप से विरोधी है। कथन कहता है कि अनुदारवादी सिद्धांत जो है वह व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख रूप से विरोधी है। और कारण कहता है कि अधिकांशतः अनुदारवादी सिद्धांत अनिवार्यतः क्या होते हैं, तो बौद्धिक होते हैं। तो देखिए इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है, पर इसमें भी कोई संबद्धता एक दूसरे से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इसमें भी सही होगा, ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सत्य है, पर आर जो है वह एक स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, कथन ए कहता है कि विकासात्मक समाजवादी जो विकासात्मक समाजवाद है वह लोकतांत्रिक तरीके से, अगला प्रश्न है, विकासात्मक समाजवाद लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। और कारण कहता है कि विकासात्मक समाजवाद के अनुसार समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करना चाहता है। अगला देखिए हमारा है, कथन ए कहता है कि नव मार्क्सवाद मार्क्स के मानववादी चिंतन से प्रभावित है। और कारण आर कहता है कि वह आर्थिक प्रभुत्व के साथ साथ सभी प्रभुत्वों को समाप्त करना चाहता है। तो इसमें देखिए जो हमारा आंसर सही है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नव मार्क्सवाद देखिए मार्क्स के मानवतावादी चिंतन से प्रभावित था और जो नव मार्क्सवाद था वह आर्थिक प्रभुत्व के साथ साथ सभी प्रभुत्वों की समाप्ति करना चाहता था। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कथन ए कहता है कि उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून समानता तथा सुरक्षा पर बल देता है। और कारण आर कहता है कि उदारवाद ने राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। तो देखिए इसमें ए, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ए गलत है किंतु आर जो है वह सही है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि कथन ये कहता है कि उत्तर आधुनिक संस्कृति की उत्पत्ति 1920 के दशक में डाडा शिल्प आंदोलन के साथ हुई थी। तो देखिए सही है। और कारण आर कहता है कि दोनों विश्व युद्ध ने उत्तर आधुनिकतावाद में योगदान दिया था। तो ये भी सही है। तो आर और ए दोनों सही है, पर आर जो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि नारीवाद सामाजिक आंदोलन है। और कारण आर कहता है कि जो नारीवाद है वो नारीवाद का नहीं, सॉरी, कथन आर कहता है कि इसका आधार स्त्री पुरुष संघर्ष है। तो देखिए जो इसमें हमारा सही होगा, ये सही होगा, ए और आर दोनों सही है और आर जो है की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि कथन ये कहता है औरत पैदा नहीं होती बल्कि क्या बना दी जाती है। और कारण कहता है कि स्त्री व्यक्तित्व लिंग भेद के प्राकृतिक आधार पर नहीं वरन संस्कार के आधार पर बनती है। तो आर देखिए ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, जो आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है कि उदारवादी कथन ये कहता है कि उदारवादी नारीवाद का सर्वाधिक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। और कारण कहता है कि मैरी वोल्स्टोक्राफ्ट ने पहली लहर में उदारवादी शब्दावली का प्रयोग किया। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ये गलत है किंतु आर जो है वह सही है। अगला कथन कारण है, देखिए कथन ये कहता है कि आज वैश्वीकरण का युग है, सही है। और कारण आर कहता है कि बहुसंस्कृतिवाद पूंजीवाद की देन है। तो ये भी सही है। तो आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, पूंजीवादी वैश्वीकरण जिसके कारण वैश्वीकरण हुआ, बहुसंस्कृतिवाद जो है वो पूंजी। अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि वर्तमान समय में पारिस्थितिकीवाद एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में स्थापित हो चुका है। तो ये सही है। और कारण आर कहता है कि कई देशों में इस आधार पर राजनीतिक चुनाव में हिस्सेदारी भी ली जाती है। तो ये भी कारण भी सही है, पर दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य है, पर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि अधिकतमवादी पारिस्थितिकीवाद को संगठित और संकीर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं। ये सही है। और कारण आर कहता है कि उनके अनुसार सभी प्रकृति संबंधी विचार को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें भी सही होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए सही की व्याख्या कर रहा है। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है ये PYQ। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ती SE फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ती जो फाइनर के द्वारा सुझाए गए हैं, इसका हमें क्या करना है, तो इसमें चयन करना है। तो देखिए जो फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं, हमारा आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी।
परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति तथा निम्न राजनीतिक संस्कृति। ये जो है यह फाइनल के द्वारा सुझाए गए हैं। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति तथा निम्न राजनीतिक संस्कृति, जो कि फाइनल के द्वारा सुझाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, सूचियों का मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से। तो देखिए पारिस्थितिकी है, इसमें विशेषता, उपागम है और विशेषताएं हैं। तो देखिए पारिस्थितिकी, इसकी विशेषता है यह अग्रेरिया इंडस्ट्रिया से रिलेटेड है। निर्णय निर्माण जो है यह तथ्यमूलक कथन है। नौकरशाही जो है वह विधिक तर्कपूर्ण है। और समान व्यवस्था जो है यह नकारात्मक प्रतिसंभरण है। तो हमारा ऑप्शन इसमें से होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपता और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। तो गलत है, क्योंकि जो उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है वह समग्र है, समग्रात्मक नहीं दिया हुआ लेकिन समग्रात्मक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें से होगा ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न है कि आइडिया बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत यानी राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है। जो सही नहीं है उसका हमें क्या करना है, तो इसमें चयन करना है। तो देखिए राजनीतिक समाज में राजनीति जो है इस आइडिया बर्लिन के अनुसार राजनीतिक समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं और उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत कभी भी अंत नहीं हो सकता। ये बात करते हैं बर्लिन। और राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिन्होंने क्लासिकल परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया है उसे। तो ये भी सही है। आदमी के जिज्ञासु और तर्क संगतता परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। तो ये भी सही है। और जिन्हें राजनीतिक सिद्धांत यानी दर्शन के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है उन्हें किन्हें, तो आइडिया बर्लिन को। तो ये गलत है, तो हमें गलत का ही चयन करना था। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है। तो देखिए विचारधारा की विशेषता नहीं है जो ऑप्शन डी है हमारा, वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। ये क्या है, विचारधारा की कोई विशेषता है नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। विचारधारा की विशेषता देखिए यह एक राजनीतिक आस्था प्रणाली है, राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख संयुच्य है, एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक दृष्टिकोण है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, इसमें यह गलत है। अगला प्रश्न है, यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी। तो यह शंका व्यक्त करने वाले बाकुनिन थे। अगला प्रश्न है, उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी एडम स्मिथ द्वारा। नेक्स्ट है, उदारवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जो सही नहीं है। तो उदारवादी विषय से कथन जो गलत कथन है उसका चयन करना है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी। उदारवादी सार्वभौमवाद में यह विश्वास नहीं करते कि प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक योग्यता समान होती है। तो ये विश्वास करते हैं, नहीं होगा यहाँ पर। तो उदारवादी जो है ये विश्वास करते हैं, तो इसमें नहीं दिया गया है, हमें गलत का चयन ही करना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें घटना और उससे संबंधित वर्ष दिए गए हैं। तो देखिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो है यह कब आता है। तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य आता है 2011 में। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में। महिला बाल और विकास मंत्रालय कब आता है। तो महिला बाल और विकास मंत्रालय कब आता है, 2006 में। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन आता है 2010 में। हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। एक बार और देख लीजिए, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2011, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। अगर आपको ये राष्ट्रीय महिला आयोग भी पता रहा होगा तो आप मिला सकते हैं। अच्छा, आप लोग नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो एक बार का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपके जितने भी अगर कठिन ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जो आपको आता है, जो आपने जिसे बार बार देखा है वो वाला जो ऑप्शन होगा वो जरूर मिल रहा होगा। ज़्यादातर मतलब होता है, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर यह होता है कि वो मिलता है। तो आप लोग को जो आ रहा है पहले उस पर ध्यान से देख लीजिए कि हाँ ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो मिल जा रहा है एक ही जगह तब तो सब आप लगा सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप देखिएगा। फिर देखिए अगला जो है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2011, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है ये आता है 2006 में, और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन आता है 2010 में। ऑप्शन बी हमारा बी सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। तो उसका हमें क्या करना है, इससे चयन करना है कूट के हिसाब से। तो देखिए उदारवाद शब्द 14वीं शताब्दी में उपयोग हो रहा था, तो ये गलत है। ये 16वीं 17वीं शताब्दी का उदारवाद शब्द है।
तो ये तो गलत है, गलत का ही चयन करना है हमें कूट के हिसाब से। तो अगला देखिए, उदार विचार यूरोप में सामंतवाद की समाप्ति के परिणाम थे। सही है। उदारवादियों ने कुलीन भूपतियों के राजनीतिक एवं आर्थिक विशेष अधिकारों की आलोचना की थी। तो ये भी सही है। और उदारवाद व्यक्ति स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें हमारा गलत बस एक ही है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, केवल एक। अगला प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन और कारण का जवाब का उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो कथन ए कहता है कि कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी का प्रथम समाजवादी लेखक नहीं था। तो सही है। और कारण आर कहता है कि सेंट साइमन और गुइजोट ने वर्ग संघर्ष के विचार का प्रसार किया, इसीलिए जो थे प्रथम थे। और कार्ल मार्क्स जो था वो प्रथम समाजवादी लेखक नहीं था। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए और आर, दोनों सही है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए, आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो आधुनिक उदारवाद के बारे में जो सही है, देखिए, राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आधुनिक नहीं परंपरागत में था। समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करना, और राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करना, कमजोरी की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है। ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन सी होगा 2 और 4। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद प्रतिपादित करता है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रतिपादित करता है कि पदार्थ गति की अवस्था में है, पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है, रूपांतर का नियम परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, पदार्थ में विरोध निरंतर और अनंत रहता है। तो विरोध नहीं होता है इसमें। तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आरंभिक उदारवाद को स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया। तो प्रारंभिक उदारवाद को स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद के रूप में जो करते हैं वह थे सीबी मैकफर्सन। किसके लिए विचार न कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है। तो लेनिन कहते हैं कि विचार जो है वो उत्पादक की भौतिक स्थिति नहीं बल्कि क्रांति प्रभावी कारण है। उत्पादन की भौतिक स्थिति का जो कारण है, प्रभावी कारण, वह विचार नहीं है बल्कि क्या है, तो क्रांति है। ये कौन कहता है, तो ये लेनिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आदर्शवादी समाजवादी नहीं है वह है एंजेल्स। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत में सत्य नहीं है, प्रजाति मात्र से अन अलगाव जो है यह संबंधित नहीं है मार्क्स के अलगाव सिद्धांत से। देखिए, उत्पादन में अलगाव, श्रम कार्यों में अलगाव और व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव, यह क्वेश्चन घुमा फिरा कर लगभग ज्यादातर देता है एग्जाम में। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें जो सी है प्रजाति। अगला प्रश्न है, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से। अगला प्रश्न है, मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। तो जो मार्क्स के लेख हैं उनका जो आरोही क्रम है, सबसे पहले आएगा थीसिस एंड फायरवर्क, देन आता है पोवर्टी ऑफ फिलोसफी, उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो हमारा ऑप्शन जी सही होगा, ऑप्शन 3, 2, 4, 1। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी जो है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की थी। मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांतों की आलोचना करने वाले हैं एम एन रॉय ने की थी। अगला प्रश्न है, देखिए, इसका कथन और कारण क्या, मतलब इसी आधार पर हमें 104 से 124 तक जो प्रश्न है उसका आंसर देना है। तो देखिए, अगला प्रश्न है, कथन ए कहता है कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, और कारण कहता है कि राज्य के बाहर रहने वाले मनुष्य पशु या देवता है। तो दोनों कथन अरस्तु के हैं, दोनों सत्य हैं। तो जो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन ए होगा। ए और आर सही है, और आर जो है कि सही व्याख्या कर रहा है। सही है। देखिए, व्याख्या कर रहा है कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, और जो राज्य के बाहर रहने वाला मनुष्य पशु या देवता है। तो राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी राज्य व्यक्ति से पहले है। अगला प्रश्न है, कथन ए कहता है कि प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था। कथन ए कहता है कि प्लेटो जो है वह लोकतंत्र का विरोधी था, सही है। और कारण कहता है कि प्लेटो के गुरु सुकरात को लोकतांत्रिक शासन में उत्पीड़न किया गया था, इसीलिए। तो ये भी सही है। तो व्याख्या भी देखिए सही कर रहा है।
मतलब जो लोकतांत्रिक शासन था उसने सुकरात को उत्पीड़ित किया था, जिसके कारण प्लेटो लोकतांत्रिक विरोधी हो गए थे। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और जो आर है ये सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार समाज कल्याण के लिए उसमें दार्शनिक राजाओं का शासन स्थापित करना जरूरी है, जो कि सही है। और प्लेटो के अनुसार कृष्णा के आलोक के बिना समाज अंधकार में भटक जाएगा, तो ये गलत है। इस तरह की बात ये नहीं करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यानी ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न देखिए, प्लेटो ने समाज के 3 वर्गों की पहचान की थी, सही है। प्लेटो के अनुसार ईश्वर ने मनुष्यों को अलग अलग क्षमताओं के अनुसार अलग अलग तत्वों से बनाया है, तो ये भी सही है। इसीलिए इन्होंने तीन वर्गों की पहचान की। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है कि सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है देखिए, अरस्तु के अनुसार राजनीति विज्ञान को एक निष्णात विज्ञान माना जाता है, तो सही है। अरस्तु जो है ये राजनीति विज्ञान को एक विज्ञानों का विज्ञान मानते हैं, राजनीति विज्ञान को, जो अरस्तु है। और कारण क्या कहता है, तो कारण कहता है कि इसने शासकों को ज्ञान प्रदान किया और सार्वजनिक जीवन के नियमित करने को सिद्धांत दिए हैं, जिसके कारण राजनीति विज्ञान को एक निष्णात विज्ञान माना जाता है। तो देखिए ये भी सही है, तो आर ये दोनों सत्य हैं, और जो आर है ये सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि अरस्तु का न्याय कानून पर आधारित है। कथन ए कहता है कि अरस्तु का जो न्याय है वह कानून पर आधारित है, सही है। और कारण आर कहता है कि कानून व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन के नियमन के लिए कर्तव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए अरस्तु का जो न्याय है वह कानून पर आधारित है। तो देखिए व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए और आर दोनों सही है, जो आर है सही की व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज का आधार स्तंभ है। शिक्षा और साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज का आधार स्तंभ है, सही है। और कारण आर कहता है शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है, क्योंकि यह चरित्र के निर्माण से संबंधित है, जबकि साम्यवाद का स्वरूप नकारात्मक है, क्योंकि यह अभिभावक वर्ग पर नियंत्रण लगाता है। इसीलिए जो प्लेटो का आदर्श राज है वह शिक्षा और साम्यवाद के आधार पर शिक्षा और साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज का आधार स्तंभ है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, कथन ये कहता है कि अरस्तु शिक्षा को एक निश्चित आयु सीमा अर्थात 21 वर्ष की आयु तक की प्रदान करने का समर्थन करता है। जो अरस्तु है वह शिक्षा को निश्चित आयु सीमा अर्थात 21 वर्ष की आयु तक ही प्रदान करने का समर्थन करता है। और कारण आर कहता है कि अरस्तु का मानना है कि 21 वर्ष के बाद व्यक्तियों में शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता ही नहीं रह जाती। तो देखिए आर गलत है, पर ये सही कथन ए सही है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा, ए और आर दोनों ए सही है, किंतु आर जो है यह गलत है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। तो कथन ए सही है। और कथन जो बी कहता है, कारण कहता है कि अरस्तु के अनुसार राज्य के किसी स्थान विशेष में निवास करने मात्र से ही नागरिकता नहीं मिल सकती। तो कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है, पर आर जो है की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा सही होगा ऑप्शन बी। इसमें ए और आर दोनों सत्य है, पर व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन ये कहता है कि लॉज में प्लेटो ने व्यवहारिक राजनीति का विस्तृत निरूपण किया है। लॉज में प्लेटो ने व्यवहारिक राजनीति का विशेष निरूपण किया है, तो सही है। और लॉज में प्लेटो ने शासक वर्ग को निजी संपत्ति रखने और पारिवारिक जीवन बिताने की अनुमति दी है, और इसमें अनुमति देते हुए उन्होंने व्यवहारिक राजनीति का विस्तृत निरूपण किया है, कहाँ, तो लॉज में। तो इसमें देखिए आर भी सही है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कथन ये कहता है कि अरस्तु के अनुसार राज्य अंतिम व पूर्ण संस्था है। और कारण आर कहता है कि अरस्तु के अनुसार राज्य की प्रकृति एक सावयवी जीवधारी के समान है। तो हमारा ऑप्शन इसमें देखिए बी सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं, पर आर जो है की व्याख्या नहीं कर रहा है। अरस्तु के अनुसार राज्य जो है अंतिम व पूर्ण संस्था है, और अरस्तु के अनुसार राज्य की प्रकृति के एक सावयवी, जो राज्य की प्रकृति कैसी है, तो ये एक सावयवी और जीवधारी के समान है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ए और आर दोनों सत्य, पर व्याख्या सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि प्लेटो के अनुसार राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना आवश्यक नहीं है। तो ये गलत है। और कारण आर कहता है कि प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, तो यह प्लेटो के द्वारा कहा गया, तो ये सही है। हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन डी, ए गलत है, किंतु आर जो है सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मैकियावली के अनुसार राजा का काम आम खाना है, गुठलियां गिनना नहीं। और ये सही है मैकियावली के अनुसार। और कारण आर कहता है कि मैकियावली के अनुसार जनता का कल्याण इसी में है कि वह अपने शासक की आज्ञाओं का पालन करे। तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, पर व्याख्या इसमें देखिए सही नहीं है, व्याख्या इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि मैकियावली के अनुसार मनुष्य पिता की मृत्यु दुख जो है आसानी से भूल जाता है, पर पितु धन की हानि का वह दुख नहीं भूलता है। तो ये कथन सही है, मैकियावली के द्वारा यह कथन कहा गया है। और कारण आर कहता है कि मैकियावली के अनुसार मनुष्य एक पशु के समान है, जिसमें अंतर्निहित अच्छाई नाम मात्र की भी नहीं है। तो ये भी सही है, और यह व्याख्या भी कर रहा है ए का। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए
यानी कथन और कारण सही है, और जो कारण है मैकियावेली के अनुसार आधुनिक व्यक्तिवाद और राष्ट्र राज्य की स्थापना के बीज बोए हैं। और कारण आर कहता है कि मैकियावेली ने एक ओर तो राज्य को सर्वोच्च बताया और दूसरी ओर शासन का यह मुख्य धर्म बतलाया कि व्यक्तिगत धन और जीवन का सम्मान किया जाए। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन देखिए ये सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, डिस्कोर्सेज में मैकियावेली ने गणतंत्र की प्रशंसा की है। डिस्कोर्सेज में मैकियावेली ने गणतंत्र की प्रशंसा की है, जो कि सही है। और कारण आर कहता है कि एक राजा की अपेक्षा समग्र रूप से जनता अधिक समझदार होती है। जनता के निर्णय राजा से अधिक परिपक्व और श्रेष्ठ होते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, जो आर है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही होगा कि जो देखिए जो डिस्कोर्सेज है उसमें मैकियावेली ने गणतंत्र की प्रशंसा की है और राजा की अपेक्षा समग्र रूप से जनता अधिक समझदार होती है। जनता के निर्णय राजा से अधिक परिपक्व और श्रेष्ठ होते हैं, ये बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, कथन ए कहता है कि मैकियावेली का नागरिक सेना में विश्वास था और वह कुलीन वर्ग से घृणा करता था। और वहीं कारण आर कहता है कि मैकियावेली राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और इटली का एकीकरण चाहता था। तो देखिए इसमें ऑप्शन कथन ए भी सही है कि मैकियावेली का नागरिक सेना में विश्वास था और वह कुलीन वर्ग से घृणा करते थे। और कारण आर भी सही है कि मैकियावेली राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और इटली का वह एकीकरण चाहता था, इसीलिए वह जो कुलीन वर्ग से घृणा करता था और नागरिक सेना में विश्वास करता था। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन ए, यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है वह कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, कथन ये कहता है कि मैकियावेली के अनुसार शासक का कर्तव्य राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखना है। और कारण आर कहता है कि यह कार्य शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। तो देखिए इसमें भी कथन और कारण दोनों सत्य है और ए जो आर है ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है देखिए, मैकियावेली के अनुसार शासक में सद्गुण हो अथवा नहीं, उसे उनका प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। मैकियावेली कथन एक क्या कह रहा है कि मैकियावेली के अनुसार शासक में सद्गुण हो अथवा नहीं, लेकिन उसे प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। और कारण आर कहता है कि जब शासक सद्गुणी होता है तो प्रायः उसे असफलता मिलती है। तो इसमें देखिए कथन और कारण दोनों सही है पर व्याख्या नहीं सही है इसमें, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कथन कारण दोनों सत्य है पर व्याख्या आर जो है वह एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए मैकियावेली कहते क्या है कि शासक में सद्गुण हो अथवा नहीं हो, लेकिन उनका प्रदर्शन उन्हें अवश्य करना चाहिए, दिखावा करना चाहिए कि उनके अंदर क्या है, सद्गुण है। जब शासक सद्गुणी होता है तो प्राय उसे असफलता ही मिलती है, ये बात करते हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली शासक के विषय में क्या कहते हैं कि वह लोमड़ी की तरह चलाक होना चाहिए और साहसी होना चाहिए शेर की तरह। अगला प्रश्न हमारा है, कथन है मैकियावेली को अपने युग का शिशु और आधुनिक युग का प्रथम विचारक कहा जाता है, जो कि सही है। और कारण आर कहता है कि उसने अपने युग का समस्त राजनीतिक प्रवृत्तियों को अपने चिंतन में बहुत स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसके कारण मैकियावेली को अपने युग का शिशु और आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, ऑप्शन ए सही होगा, व्याख्या भी कर रहा है कारण कथन का। अगला प्रश्न है, मैकियावेली युद्ध को राजनीति का एक अनिवार्य अंग मानता है, सही। और राज्य की रक्षा एवं विस्तार के लिए युद्ध को विशेष महत्व भी देता है। तो दोनों कथन सही है यहाँ पर, और व्याख्या भी सही हो रही है। तो हमारा ऑप्शन इसमें भी सही होगा ए, यानी कथन कारण दोनों सत्य है और जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं। तो प्लेटो के द्वारा दिए गए सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं इनमें से इनका चयन कूट के हिसाब से हमें करना है। तो यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। बचपन से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ हो जाती है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है और 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। तो ये चारों कथन जो है वो प्लेटो के द्वारा दिए गए सिद्धांतों की विशेषताएं हैं शिक्षा के सिद्धांत की। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राष्ट्र की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो यह कथन कहा गया है किसके द्वारा, तो यह कहा गया है डनिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। तो हॉब्स जो है ये अरस्तु के विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है। तो देखिए इसने प्राचीन रोम के देवत्व प्रदान किए थे
और इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया ताकि शासन कला सीखी जा सके। राजा शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है। और इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया। तो ये कथन गलत है, 1 और 2 दोनों सही है। मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत। अरस्तु द्वारा किया गया संविधान का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचार के सिद्धांत का स्रोत नहीं है। तो इसमें कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है, तो होगा हमारा एंटीथेनिस। एंटीथेनिस जो है निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति तथा कठोर स्वयातना का विचार, ये प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है। बाकी देखिए हेराक्लिट्स संभूति के क्षेत्र का विचार, सुकरात अवधारणाओं का सिद्धांत और ये एलियाटिक्स निरपेक्ष संभूति के क्षेत्र का विचार जो है, इन सबसे इन्होंने प्लेटो ने अपने विचार ग्रहण किए हैं। लेकिन एंटीथेनिस है, यह निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति तथा कठोर स्वयातना का विचार जो है, इससे प्लेटो ने इसको अपना स्रोत नहीं बनाया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। गलत ही क्वेश्चन बतलाना था इसमें से। देखिए सुमेलन करना है प्लेटो के संवाद और उसका मुख्य विषय। प्लेटो के संवाद और उसका मुख्य विषय क्या, इससे हमें क्या करना है, तो मिलान कराना है। तो देखिए सिंपोजियम किससे संबंधित था, तो प्रेम की तत्वमीमांसा से। फिलेबस संबंधित था विचारों के सिद्धांतों को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना। टाइमियस था भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र। और रिपब्लिक में राजनीति का क्षेत्र। रिपब्लिक जो है इनकी, उसमें राजनीति के क्षेत्र की बात की गई है मुख्य विषय। सिंपोजियम में प्रेम की तत्वमीमांसा की बात की गई है। फिलेबस में विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करने की बात। टाइमियस में भौतिक अस्तित्व के सिद्धांतों का क्षेत्र और रिपब्लिक में राजनीति के क्षेत्र की बात की गई है। ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए अरस्तु के किसी कथन ए कहता है कि अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। और कारण आर कहता है कि अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का प्रयास है। तो इसमें देखिए ए और आर दोनों कथन जो है वह सही है, और जो आर है कि सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए। अगला प्रश्न है, कथन कहता है कि मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए है जबकि दूसरा निजी नागरिक के लिए। कारण कहता है कि राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है। तो देखिए इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए है जबकि दूसरा मानदंड वह नागरिकों के लिए है। और कारण कहता है कि राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और आर जो है कि सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाता है। अगला देखिए हमें मिलान करना है अरस्तु के कार्यकारण भाव के सिद्धांत और स्पष्टीकरण से। तो देखिए निमित्त कारण जो है, निमित्त कारण संबंधित है गति का कारण। अंतिम कारण जो है, अंतिम कारण का अर्थ है वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित हो। भौतिक कारण का अर्थ है पदार्थ जिससे यह बना है, और औपचारिक कारण है वस्तु का पदार्थ एवं सार। तो देखिए ये जो अरस्तु के द्वारा के कार्यकरण का जो भाव है उसका सिद्धांत है, और इसका स्पष्टीकरण उससे हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो जो निमित्त कारण भाव का सिद्धांत है, इसका जो स्पष्टीकरण है वह है गति का कारण। अंतिम कारण है वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित होती है, और भौतिक कारण है पदार्थ जिससे बना है, और औपचारिक कारण है वस्तु का पदार्थ एवं सार। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए अरस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। अरस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सत्य नहीं है। तो विचार वास्तविकता नहीं होती है, नहीं कथन, यानी गलत कथन का चयन करना है। विचार विशेष से अलग अस्तित्व रखते हैं, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। रूप और वस्तु की एक दूसरे पर पूर्ण निर्भरता है जिससे पृथक नहीं किया जा सकता, और वास्तविकता रूप और वस्तु के संयोजन के विचार में निहित होती है। तो विषय तो इसमें जो गलत है बस ऑप्शन 2 सही गलत है हमारा। तो हमारा सही होगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि अरस्तु ने रिपब्लिक के आदर्श राज्य को कभी भी एक आदर्श के रूप में सम्मान नहीं दिया था। और कारण कहता है कि अरस्तु का आदर्श सदैव संवैधानिक था और यह कभी भी निरंकुश नहीं था, इसीलिए इन्होंने रिपब्लिक के आदर्श राज्य को कभी भी एक आदर्श के रूप में सम्मान नहीं दिया था।
तो ए और आर दोनों कथन जो है वह सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई थी? प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की जो व्युत्पत्ति हुई थी वह किसके अनुभव से हुई थी? तो वह वेनिस के अनुभव से हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, केवल 4। देखिए अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो आधुनिक विचारक कौन है? मैकियावेली। निश्चयात्मक विचारधारा से संबंधित है आगस्ट कामते। निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत है प्लेटो का, और आगमनात्मक विधि से जुड़े हैं कौन? तो अरस्तु। आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली है। निश्चयात्मक विचारधारा से संबंधित आगस्ट कामते हैं। निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत को अपनाते हैं प्लेटो, और आगमनात्मक सिद्धांत को अपनाते हैं अरस्तु। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा इसमें 2, 3, 1, 4। ऑप्शन ए हमारा सही हो जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा किए गए सरकार के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है, यानी सही नहीं है? तो सरकार के द्वारा जो उन्होंने वर्गीकरण किया था, सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित था। इसमें हमें देखिए जो गलत है उसका चयन करना है, तो ये सही है। इस आधार पर किया उन्होंने, जो अरस्तु ने सरकारों का वर्गीकरण इस आधार पर किया कि क्या शासक आम हित यानी यथार्थ रूप में अथवा अपने हित यानी विकृत रूप में शासन करते हैं, तो ये भी करते हैं। और अरस्तु ने वह सरकार कहते हैं कि वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालिक हित में शासन करती है। ऑप्शन डी कहता है कि सरकार साझे हितों के वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है, तो यह गलत है, तो हमें गलत का ही चयन करना था। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो अरस्तु के राज सिद्धांत के बारे में क्या सही नहीं, इसका चयन हमें करना है। राज की जैव अवधारणा को इन्होंने माना था, यह सावयवी सिद्धांत के रूप में राज्य के सिद्धांत को मानते हैं। राज आवर्धित व्यक्ति के रूप में भी इन्होंने कहा है, और केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है। तो केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है, ये बात नहीं करते हैं। व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं होता है, तो ये बात करते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो 3 है वह गलत होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ये बात नहीं करते हैं अरस्तु। अगला प्रश्न है कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? क्योंकि राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण इन्हें आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस के कैलसिस्को से भाग गया था कि एथेंस वासी जो है वह दर्शन के खिलाफ दूसरा अपराध न करे? तो वह थे अरस्तु भाग गए थे। अगला हमारा प्रश्न है कि प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कार्यों का विभाजन और वृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता है, ये जो है असत्य है, क्योंकि कार्यों का विभाजन जो है इन्होंने अभिवृत्ति के अंतर पर ही निर्भर माना था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? तो प्रजा की गरिमा से असंगत की बात जो है यह अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है। प्रजा की गरिमा के संगत की बात संवैधानिक नियम से संबंधित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, कथन ये कहता है कि प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का व्यवहार अच्छे शासन के लिए असंगत है। प्लेटो क्या कहता है कि अत्यधिक धन का व्यवहार जो है वो अच्छे शासन के लिए संगत है, ये बात सही है। और कारण कहता है कि जहाँ तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का कोई और उपाय उसे नहीं दिखा। तो देखिए कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है का, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है कि सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक को अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न था, ये बात करते हैं। कथन ये कहता है जो कि सही है, और कारण कहता है कि क्योंकि दास जन से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है, इसीलिए जो संवैधानिक शासक को अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न होती है। तो देखिए इसमें कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसी आधार पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था। तो प्लेटो ने किनके विचारों को लिया था? तो हेराक्लिटस, पार्मेनिडीज, सुकरात, इन तीनों के विचारों को लिया था, तो ये सभी सही होगा, ऑप्शन डी। कथन ये कहता है कि प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है न ही राय है। कारण कहता है सही मत या राय ज्ञान है। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सी होगा सी, यानी ए सत्य है और आर जो है यह गलत है।
अगला हमारा प्रश्न है, प्लेटो के अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया। प्लेटो के अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है, तो वह पुस्तक कौन है? तो टिमाउस। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित 8 आदर्श राज्यों की समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा हमारा। ये सभी यानी थैलिस, हिप्पोडेमस, प्लेटो से इन तीनों के प्रति, ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं था? तो प्रोटोगोरस जो था यह रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं था। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दास प्रथा उचित सिद्ध की गई क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती थी। तो देखिए यह कथन जो है वह गलत है अरस्तु के संबंध में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्लेटो का पुनः प्रकटन किसमें पाया जाता है? तो देखिए प्लेटो का जो पुनः प्रकटन पाया जाता है वह सर थॉमस मूर की यूटोपिया में, कैंपानेला के सिटी ऑफ द सन में, बेकन के न्यू अटलांटिक में, इन तीनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा उपरोक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे देखिए कथन और कारण के क्वेश्चन दिए गए हैं और इसी के आधार पर हमें क्या करना है? तो आंसर देना है। हॉब्स के रांत्रिक जीवन का केंद्र व्यक्ति है। कारण कथन कहता है कि हॉब्स के रांत्रिक जीवन का केंद्र क्या है? तो व्यक्ति है। तो देखिए हॉब्स व्यक्तिवादी थे और कारण बतलाता है कि व्यक्ति की इच्छा से राज्य का निर्माण होता है और व्यक्ति को रक्षा प्रदान करने के लिए ही प्रभुसत्ताधारी पुरुष सत्ता का प्रयोग करता है। तो देखिए कारण भी सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है कथन का, तो हमारा आंसर सही होगा इसमें ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देख कथन जो कहता है कि हॉब्स के अनुसार व्यक्ति के हित की अधिकतम वृद्धि ही समाज का ध्येय है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति के हित की अधिकतम वृद्धि ही क्या है? तो समाज का ध्येय है। और कारण कहता है कि हॉब्स के अनुसार किसी मनुष्य के ऊपर ऐसा कोई दायित्व तो नहीं हो सकता जो उसकी किट से पैदा नहीं होता। तो देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, पर इसकी व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि तर्क बुद्धि के निर्देशों को हॉब्स ने प्राकृतिक कानूनों की संज्ञा दी है। तो कथन सही है कि तर्क बुद्धि के निर्देशों को हॉब्स ने क्या कहा है? तो प्राकृतिक कानून कहा है। और कारण कहता है कि हॉब्स की प्राकृतिक कानून की विशेषता यह है कि वह मनुष्यों को केवल उनकी प्रकृति के आधार पर आपस में बांधता है, वह किसी दिव्य आदेश या पारिपाटी या सकारात्मक कानून पर आश्रित नहीं है। तो कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है कथन की, तो हमारा ऑप्शन इसमें भी सही है, ऑप्शन ए। अगला देखिए हमारा जो प्रश्न है, कथन कहता है, अगला हमारा प्रश्न है, कथन कहता है हॉब्स के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, जो कि गलत है। और कारण कहता है कि हॉब्स के अनुसार राज्य निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है, तो यह सही है। तो देखिए कथन गलत है पर कारण जो है वह सही है, तो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लॉक समानता में विश्वास करते थे। लॉक समानता में विश्वास करते थे, समानता की बात देखिए ये नहीं करते हैं। स्वतंत्रता, लाइफ, प्रॉपर्टी, स्वतंत्रता, देखिए कथन क्या कहता है? कथन ये कहता है कि लॉक समानता में विश्वास करते थे, जो कि गलत है। लॉक जो है वे समानता की बात नहीं करते। लॉक किसकी बात करते हैं? तो लॉक करते हैं स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन, एलएलपी की बात इन्होंने की है, यानी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। तो ये समानता में विश्वास नहीं करते थे, तो कथन गलत हो जाता है। कारण जो है लॉक ने माना है कि संपत्तिवान और संपत्तिहीन समान रूप से विवेकशील नहीं होते, तो यह कारण जो है वो सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ये गलत है किंतु आर जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, जो कि सही है। और कारण कहता है कि जॉन लॉक ने राजशक्ति के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का समर्थन किया, जो कि गलत है। तो हमारे इसमें सही होगा ऑप्शन सी, यानी एक कथन जो है ए सही है और जो कारण है यार वह गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, लॉक के अनुसार आंतरिक सत्ता की उत्पत्ति नागरिक समाज से होती है। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, कथन कहता है लॉक के अनुसार राजनीतिक सत्ता की उत्पत्ति नागरिक समाज से होती है, जो कि सही है। और कारण आर कहता है कि लॉक ने नागरिक समाज को कृत्रिम उपकरण माना है जो मनुष्यों की सुविधा के लिए बनाया गया है, तो कारण भी सही है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही। ऑप्शन हमारा सही होगा बी, यानी ए और आर दोनों सत्य है, पर जो व्याख्या है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, कथन ए कहता है कि लॉक ने व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना है, तो यह गलत है। और कारण आर कहता है लॉक ने व्यवस्थापिका को निरंकुशता का समर्थन किया है, तो यह सही है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा, ये गलत। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये गलत है किंतु जो आर है वह
अगला हमारा प्रश्न है, कथन ये कहता है कि लॉक ने व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना और कारण आर कहता है कि लॉक ने व्यवस्थापिका की निरंकुशता का समर्थन किया है, तो ये गलत है। तो कथन ए सही है पर कारण जो है वह गलत है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी। अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि लॉक के अनुसार सरकार के भंग होने पर समाज ज्यों का त्यों बना रहता है, सही है। और कारण कहता है कि लॉक के अनुसार समाज का स्थान सरकार से ऊपर है, तो कारण भी सही है। और यह व्याख्या कर रहा है, देखिए आर जो है कथन, कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा ए, क्योंकि सरकार के भंग होने पर समाज ज्यों का त्यों बना रहता है और समाज का स्थान उन्होंने सरकार से ऊपर माना है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए और आर दोनों सत्य है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि लॉक मानव स्वभाव के पक्ष को ही प्रधानता देता था, तो ये सही है। और कारण आर कहता है लॉक ने मानव स्वभाव को केवल बुरे पक्ष को ही चित्रित किया है, तो ये गलत है, इन्होंने अच्छे पक्ष को चित्रित किया था, तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यानी ए सही है परंतु जो आर है कारण वह गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, कथन कहता है कि रूसों के समाज में किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, जो कि सही है। और कारण आर क्या कहता है कि रूसों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में वह अपने को समर्पित नहीं करता, तो यह कारण भी देखिए सही है और यह ए की व्याख्या कर रहा है, कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सत्य है, जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, रूसों की अध्ययन पद्धति बहुत कुछ हॉब्स के समान थी। कथन ये कहता है कि जो रूसों की अध्ययन पद्धति थी वह बहुत कुछ हॉब्स के समान थी। और वहीं कारण आर क्या कहता है, तो कारण आर कहता है कि रूसों ने इतिहास का सहारा लेकर अनुभूति मूलक पद्धति का अनुगमन किया था, जो कि हॉब्स ने किया था, तो हमारा सही होता है ए और आर दोनों सही है, जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होता है। अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि मानव स्वभाव के संबंध में रूसों के विचार प्लेटो और लॉक के अधिक निकट हैं। मानव स्वभाव के संबंध में रूसों के विचार जो है वह प्लेटो और लॉक के अधिक निकट हैं। और कारण कहता है कि रूसों के अनुसार मनुष्य स्वभावतः अच्छा नहीं होता है, रूसों के अनुसार मनुष्य क्या है, स्वभावतः अच्छा नहीं होता है, तो कथन ए और आर दोनों सत्य है और जो आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, कथन ए कहता है कि रूसों के अनुसार समाज समझौते का परिणाम है। रूसों के अनुसार समाज क्या है, तो समझौते का परिणाम है, तो सही है। और कारण आर कहता है कि समझौता व्यक्ति और समाज में होता है, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, पर इसमें देखिए इसमें व्याख्या नहीं हो रही है, तो ऑप्शन बी होगा हमारा सही। अगला प्रश्न है हमारा कि कथन ये कहता है कि रूसों के अनुसार समान इच्छा अविभाज्य और अदेय है। रूसों के अनुसार कथन ये कहता है कि रूसों के अनुसार समान इच्छा क्या है, तो अविभाज्य और अदेय है। और कारण आर कहता है कि समान इच्छा संप्रभुताधारी है। कारण आर ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि रूसों के अनुसार समान इच्छा अविभाज्य और अदेय है, जो कि सही है। और समान इच्छा प्रभु संप्रभुताधारी है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो संप्रभुता होती है वह अविभाज्य और अदेय होती है। तो इच्छा क्या है, संप्रभुताधारी के पास समान इच्छा संप्रभुताधारी है। तो कथन और कारण दोनों सही है, जो कथन कारण है वह कथन की व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, रूसों के अनुसार राज्य कथन ये कहता है कि रूसों के अनुसार राज्य अपने सदस्यों पर ऐसा कोई बंधन नहीं लगा सकता जो समाज के लिए क्या हो, तो बेकार हो, जो कि सही है। और कारण आर कहता है कि रूसों ने समान इच्छा द्वारा अपनी अभिव्यक्त विधि को सर्वोच्चता का समर्थन किया है, तो कारण आर भी सही है। तो जो व्याख्या भी देखिए कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर जो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि हीगल के अनुसार जो कोई कानून का पालन करता है वह स्वतंत्र है। हीगल के अनुसार जो कोई कानून का पालन करता है वह क्या है, तो स्वतंत्र है, जो कि सही है हीगल के अनुसार। और देखिए कारण क्या कहता है, कारण कहता है कि हीगल के अनुसार राज्य विवेक और चेतना की साकार प्रतिमा है, इसलिए राज्य का कानून वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप है। तो व्याख्या कर रहा है कथन की, और कथन और कारण दोनों सत्य है और आर जो है उसकी व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कथन ये कहता है कि हीगल के अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, तो सामाजिक है। और कारण आर कहता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने से ही होती है, तो कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ए और आर दोनों सत्य है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा जो है, कथन ये कहता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुमत के शासन के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुमत के शासन के सिद्धांत को स्वीकार किया है, जो कि गलत है। और कारण कहता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल को स्वतंत्रता से गहरा लगाव था, तो कारण सही है।
कथन गलत है। बहुमत के शासन की बात नहीं करते हैं मिल, और इन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल को स्वतंत्रता से गहरा लगाता था। ये तो ऑप्शन जो कारण जो है वो सही है, पर कथन जो है गलत है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें ऑप्शन डी। ये गलत है किंतु आर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कथन ये कहता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान की प्रणाली का समर्थन किया। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान की प्रणाली का समर्थन किया था। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और बहुल मतदान की प्रणाली का। और कारण आर कहता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने विधानमंडल में अल्पमत के समुचित प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था। तो कथन ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है कि सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार भूस्वामियों के अतिरिक्त आय पर कर लगाकर उसका उपभोग श्रमिक के कल्याण के लिए करना चाहिए। और कारण कहता है कि मिल के अनुसार श्रमिकों के कठिन परिश्रम के कारण ही भूस्वामियों की आय पर जो वृद्धि होती है, उसका कारण क्या है, तो श्रमिकों का कठिन परिश्रम। तो देखिए इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देखिए अगला है, सर थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया। तो प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत की अवधारणा के। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के बारे में हीगल के सिद्धांतों की कौन सी विशेषताएं सही है। तो सही विशेषताओं का चयन करना है जो हीगल ने अपने सिद्धांत में राज्य के प्रति दिया था। तो राज्य एक महासंस्थान है, तो जो कि हीगल के द्वारा दिया गया था, ये सही है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, ये भी सही है। राज्य अपने आप में साध्य है, ये भी बात करते हैं हीगल। और यह नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का जन्मदाता है, तो ये भी बात करते हैं। तो 1 2 3 4 ये चारों कथन हमारे जो है सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं, ये बात कौन करता है, तो जेएस मिल। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जेएस मिल। नीचे दिए गए कथन और कारण के प्रश्न है। देखिए कथन कहता है कि कार्लाइल थे, इन्होंने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सूकर सिद्धांत कहा है। कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को क्या कहा है, तो सूकर सिद्धांत कहा है। और कारण कहता है कि इसके अनुसार प्रसन्नता, हैप्पीनेस, आनंद, प्लेजर से बढ़कर है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, ए और आर दोनों सत्य है। जो आ रहे ए की व्याख्या कर रही है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसमें, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, देखिए लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है। लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सही है बी, संविदा जिसके प्रति प्रत्येक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, तो यह गलत है। संविदा की दृष्टि से, लॉक की दृष्टि से सामाजिक संविदा, तो देखिए जो लोग बतलाते हैं सामाजिक संविदा के रूप दृष्टि को, उसके अंतर्गत संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो प्रकृति की स्थिति में रखते थे, और संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है, ये सही है। लेकिन जो संविदा इसके प्रति प्रत्येक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, ये जो है यह सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो रूसो से संबंधित जो सही नहीं है वह है गौरव तर्क की उत्प्रेरित नहीं करता है। गौरव जो है गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यह रूसो के विचारों में गलत है। बाकी देखिए व्यक्ति आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, केवल गौरव बनने के लिए वर्ण करने की निमित्त है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है, गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला हमारा प्रश्न है, हीगल की जो द्वंदात्मक पद्धति थी वह प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। क्या थी, प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लॉक की गौरवपूर्ण क्रांति के इस विचार का संदेह प्रकट किया कि लॉक जो है वह गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। इस पर इन्होंने संदेह प्रकट किया था, तो थे एस क्राफ्ट ने संदेह किया था कि जो लॉक थे वे गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतांत्रिक बताया है। तो रूसो को अधिनायकवादी लोकतांत्रिक बतलाने वाले हैं जैकब टॉलमैन। नेक्स्ट है, हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है। हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है, न कि अधिकार। क्यों, क्योंकि व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन होती है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सत्य नहीं है। लॉक से संबंधित जो कथन है जो कि सत्य नहीं है, तो हमारा सही होगा ऑप्शन 2, यानी सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी नैतिक कानून जो है वह सत्य
नहीं है। बाकी देखिए, लॉक के संदर्भ में इच्छा सभी मानव कार्यों का स्रोत है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान है और प्राकृतिक कानून की सीमाओं के भीतर कार्य करने के लिए वह स्वतंत्र है। मनुष्य नागरिक समाज में प्रवेश के लिए संविदा प्रस्ताव जो है वह स्थापित करता है। तो ये तीनों कथन सही है, लेकिन जो ऑप्शन 2 है कि सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी नैतिक क्या है, कानून है, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन बी। हीगल के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हीगल से संबंधित कथन जो कि गलत है उसका हमें चयन करना है। तो देखिए, जो हीगल है विश्व पूर्ण सुसंगत की बात करते हैं। पदार्थ तथा बाह्य संसार सही सभी कुछ विचार की उत्पत्ति नहीं है, तो ये गलत है। विश्व का इतिहास हमें एक युक्त प्रक्रिया के साथ प्रस्तुत करता है और युक्ति संगतता जो है वास्तविकता और वास्तविकता युक्ति संगतता है। तो जो ऑप्शन बी है वह गलत होगा, यानी दूसरा जो है हमारा वह गलत होगा कि पदार्थ तथा बाह्य संसार सही सभी कुछ विचारों की उत्पत्ति नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न हमारा है कि थॉमस हॉब्स के निम्नलिखित प्रकाशनों को उनके काल क्रम के अनुसार क्या करना है, तो व्यवस्थित करना है। तो अगर हम लोग थॉमस हॉब्स के प्रकाशनों को कालक्रम के अकॉर्डिंग करते हैं तो सबसे पहले आएगा दसाई, उसके बाद आएगा आपका द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, फिर आता है द लेवियाथन और फिर उसके बाद आएगा द कोरपोर। तो ऑप्शन हमारा सही होगा बी। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो कि सही नहीं है? तो जो लॉक से संबंधित जो गलत कथन है वह है क्रांति अल्पसंख्यक का कार्य होना चाहिए और यह एक रूपांतरकारी राज्य भी नहीं है। तो ये दोनों गलत है, लॉक से संबंधित नहीं है। देखिए, जॉन लॉक ने सच्चे राज को संवैधानिक होना चाहिए बतलाया है और राज्य सीमित है, पूर्ण नहीं, इसकी बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, गलत कथन का चयन करना है। तो 3 और 4 जो है वो गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रूसो जो है वह समान इच्छा मेरी वास्तविक इच्छा है, समान इच्छा सभी की भलाई के लिए सभी की आवाज़ है और समान इच्छा समूह मस्तिष्क ग्रुप माइंड है, समान इच्छा एक सामान्य में है। तो ये चारों कथन जो है वह रूसो से संबंधित कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जे.एस. मिल ने के जो एसे ऑन लिबर्टी है उसमें उन्होंने किस लेख की कीर्ति के साथ सटीक तुलना की जा सकती है? जे.एस. मिल के एसे ऑन लिबर्टी की निम्नलिखित में से किस लेख की कीर्ति के साथ सटीक तुलना की जा सकती है? वह मिल्टन की एरियोजेटिका है। मिल्टन की एरियोजेटिका जो पुस्तक है इसके साथ ऑन लिबर्टी की तुलना करते हैं कौन? तो मिल। अगला हमारा प्रश्न है, कथन ये कहता है कि जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति का परिणाम है। जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार जो है वह प्रकृति के परिणाम है और कारण कहता है कि राज्य को उन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है। तो कथन ए और आर दोनों सत्य है और जो आर है वो एक सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, हॉब्स का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हॉब्स का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सार्वभौम संविदा का एक पक्षकार था, सार्वभौम संविदा का एक पक्षकार था हॉब्स, तो यह कथन जो है यह गलत है। देखिए, हॉब्स जो था वह प्राकृतिक अवस्था, रांत्रिक पूर्व और समाज पूर्व की अवस्था की बात करता है। मानव स्वभाव में अर्जनशील प्रवृत्ति, स्वत्वबोधक प्रवृत्ति और ख्याति के लिए प्यार मुख्य रूप से पाए जाते हैं और प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य एकांकी, बुरा, निर्दयी और अल्पायु था की बात करता है। लेकिन हॉब्स ये बात नहीं करता कि सार्वभौम संविदा का एक पक्षकार था। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? तो जॉन लॉक का जो योगदान है वह सहमति के सिद्धांत की बात करते हैं, सीमित सरकार की बात करते हैं और निगम निकाय के रूप में राज के सिद्धांत की बात करते हैं। नहीं, ये नहीं होगा ना, निगम निकाय के रूप में राज के सिद्धांत की बात नहीं करते, वह सहमति और सीमित सरकार की बात करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा एक और 2, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, जे.एस. मिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन से कथन जो है जो कि सही है? जे.एस. मिल से रिलेटेड जो कथन सही है उसका हमें क्या करना है, तो चयन करना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन 4 सही है, दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है। दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप उचित है, यह कथन सही है किसके संबंध में? तो जे.एस. मिल के। तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगला देखिए, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो हॉब्स जो है वे संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीति की सत्ता का दृढ़ कथन का दावा करते हैं। लोग संवैधानिक सरकार को सीमित रूप में स्वीकार करते हैं। रूसो जो है वे व्यक्ति के नहीं रूसो जो है वह दावा के संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और लोगों के पास रहेगा। दावा की बात करते हैं कि रूसो कहते हैं कि दावा की संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और लोगों के पास ही रहेगा। जे.एस. मिल कहते हैं कि व्यक्ति के विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो हमारा ऑप्शन जिसमें सही होगा ऑप्शन डी।
अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रूसो के बारे में कहा है कि तर्क का उत्साह धर्मदूत उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया था? तो वो कहने वाले थे वेबर। वेबर कहते हैं कि तर्क रूसो के बारे में कहते हैं कि जो रूसो है वह तर्क का उत्साही धर्मदूत और उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है। यह बात करते हैं कौन? तो वेबर, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता और आनंद है? ये बात करते हैं हॉब्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? तो ये बात करता है लॉक। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? तो रूसो का विचार नहीं है समान इच्छा इच्छाओं का योग है, ये विचार नहीं है। देखिए रूसो कहते हैं कोई विचारशील व्यक्ति चैत्यभ्रष्ट प्राणी होता है, विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है और दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है। ये तीनों बात करते हैं मिल रूसो पर। ये जो समान इच्छा इच्छाओं का योग है ये गलत है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जे.एस. मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जे.एस. मिल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, यह कथन सत्य नहीं है मिल के संदर्भ में, ऑप्शन सी हमारा सही होता है। मिल बात करते हैं आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है और स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा इसमें। उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, यह बात जे.एस. मिल के द्वारा नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार है और संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी आम जनता के भले के लिए हो? यह कथन है जॉन लॉक का। अगला हमारा प्रश्न है कि रूसो के एकेडमिक ऑफ डिजोन द्वारा 1749 ईस्वी में प्रायोजिक निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। रूसो के एकेडमिक ऑफ डिजोन ने 1749 ईस्वी में प्रायोजिक निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था कि क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने। हमारा प्रश्न है, उपयोगितावाद के जे.एस. मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में किसने सहायता की? तो यह सहायता करने वाली थी श्रीमती हैरियट टेलर। अगला हमारा प्रश्न है कि हॉब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ क्या है? तो हॉब्स के लिए जो फेलिसिटी है उसका अर्थ है उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है या पाने में निरंतरता सफलता प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही होगा। प्राकृतिक पुरुष वो होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्व प्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। तो यह कथन किसकी पैरवी किसने की थी? इस कथन की ये करने वाले थे रूसो। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी थे और कारण कहता है कि सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप हैं, सभी लोग जो हैं लोकतंत्र के अनुरूप है। तो ये गलत है, हमारा ऑप्शन सही होगा, ये सही है किंतु आर जो है वह गलत है। निम्नलिखित में से किसका राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्रवाद पर आधारित है? तो हॉब्स का जो राजनीतिक सिद्धांत है वह नाम मात्रवाद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक रचित टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया? तो फिल्मर पर, पैट्रियार्की जो थी फिल्मर पे उस पर उन्होंने बात की थी। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए इसमें क्या करना है, कथन और कारण के जो प्रश्न है आगे आने वाले हैं 116 से 126 तक, और इसी के आधार पे इन्हीं कूट के आधारों पे हमें उसका चयन करना है। तो देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, कथन कहता है कि ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज में बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका जो है वह महत्वपूर्ण है, और कारण कहता है कि नागरिक समाज अपने रचनात्मक नूतन विचारों के आधार पर आधिपत्य की स्थापना करता है। तो कारण भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सत्य है और व्याख्या सही है, तो ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कथन कहता है कि हन्ना आरेंट ने अमूर्त विचारों के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की थी, जो कि गलत है, उन्होंने मूर्त विचारों के प्रति अपनी रुचि दी थी। और कारण कहता है कि उनके अनुसार व्यक्तिनिष्ठ अनुभूति के क्रमबद्ध नहीं किया जा सकता, उसको केवल यथार्थ रूप से अनुभव ही किया जा सकता है। तो कारण जो है वह सही है। अगला हमारा जो प्रश्न है, कथन कहता है कि आरेंट व्यवहारवाद के मशीनी कुशलता का प्रेरक मानती हैं। आरेंट जो है वह व्यवहारवाद को मशीनी कुशलता का प्रेरक मानती हैं, और कारण आर कहता है कि उनके अनुसार व्यवहारवाद सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाने वाली एक विचारधारा है। यह भी सही है और यह व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, आरेंट के अनुसार प्राचीन यूनानी नगर राज्य में राजनीतिक जीवन की प्रधानता थी और आधुनिक युग में भी यह विशेषताएं विद्यमान है, जो कि गलत है। तो हमारा इसमें सही होगा ऑप्शन सी, यानी और कथन सही है पर कारण जो है यह गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, आरेंट के मनुष्य की गतिविधियों को 3 स्तरों पर पहचान की थी, श्रम, कृत्य और कार्रवाई। तो ये सही है, और कारण कहते हैं कि आरेंट ने श्रम को उच्चतर स्तर प्रदान किया था, जो कि गलत है। तो ऑप्शन ए हमारे इसमें सही, ऑप्शन सी सही होगा, एक सही है किंतु आर जो है वह गलत है। आरेंट ने मनुष्य की गतिविधियों को 3 स्तरों की पहचान की थी, श्रम, कृत्य और कार्रवाई।
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, कथन ये कहता है कि आरेंट ने तर्क दिया कि सर्वाधिकारवाद आधुनिक युग की अभूतपूर्व घटना है। आरेंट ने यह तर्क दिया कि जो सर्वाधिकारवाद है वो आधुनिक युग की क्या है, तो अभूतपूर्व घटना है। और कारण कहता है कि चिरसम्मत निरंकुश तंत्र और निरसंस तंत्र के अनुसार इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो कथन कारण दोनों सत्य हैं। जो कथन है, कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। आरेंट ने क्या तर्क दिया कि सर्वाधिकारवाद आधुनिक युग की अभूतपूर्व एक घटना है, और कारण कहता है कि जो चिरसम्मत निरंकुश तंत्र और निरसंस तंत्र के अनुसार इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। जो आर है वो की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस फैनन के अनुसार उपनिवेशवाद उत्पीड़न का विस्तृत ढांचा है। फ्रांस फैनन के अनुसार जो उपनिवेशवाद है वे उत्पीड़न का विस्तृत ढांचा है, और कारण कहता है कि उपनिवेशवाद जाति और संस्कृति श्रेष्ठता का मुखौटा लगाकर पूंजीवाद के आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति करता है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ए और देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, कथन ये कहता है कि माओ सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ संबंध मानता है। जो माओ है वो सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति में क्या मानता है, तो घनिष्ठ संबंध मानता है। और जो कारण आर कहता है कि माओ के अनुसार राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है, तो जो कि सही है। यानी आर और ए और आर दोनों सत्य है। जो आर है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए। माओ क्या कहता है, सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ संबंध है, और माओ के अनुसार क्या है, राजनीतिक शक्ति जो है वह बंदूक की नोक पर पैदा होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा कथन ए क्या कहता है। कथन ए कहता है कि माओ के अनुसार आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रांति हो जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। माओ के अनुसार आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रांति हो जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। और कारण कहता है कि माओ के अनुसार इसके लिए राजनीतिक संस्कृति, शैक्षिक और विचारधारात्मक मोर्चों पर समाजवाद को बढ़ावा देना आवश्यक होगा, जिसमें लंबा समय लगेगा। तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। देखिए व्याख्या भी सही हो रही है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही। ऑप्शन ए सही होगा। कथन और कारण सही है और आर जो है की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, माओ को जनपुंज की सूझबूझ में विश्वास नहीं था। ये सही है। और कारण कहता है कि माओ के अनुसार विचारधारात्मक दृष्टि से शारीरिक श्रम की तुलना में बौद्धिक श्रम गौण है, अतः उसे धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। तो कारण भी देखिए सही है। ये और आर दोनों सत्य हैं, पर जो व्याख्या वो सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कथन ये क्या कहता है। कथन ये कहता है कि रॉल्स के अनुसार नैतिक और सामाजिक दर्शन के अंतर्गत न्याय संगत और उचित के बीच गहरा संबंध है, और उचित का स्थान उत्तम या शुभ से पहले है, जो कि सही है। और कारण कहता है कि रॉल्स के न्याय व्यवस्था के अनुसार सुखी लोगों के सुख को चाहे कितना ही क्यों न बढ़ा दे, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। यह भी रॉल्स ने कहा था। तो कथन ए सही है, कथन आर सही है, कारण आर सही है, परंतु व्याख्या इसमें नहीं है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा बी, यानी ए और आर दोनों सत्य है, पर जो व्याख्या है वह सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न देखिए क्या कहता है। कथन ये कहता है कि रॉल्स के न्याय के प्रथम सिद्धांत में निहित समान स्वतंत्रताओं को उन अधिकारों के रूप में पहचान सकते हैं जो उदार लोकतंत्रीय प्रणालियों के अंतर्गत पाए जाते हैं। और कारण कहता है कि रॉल्स के अनुसार कुछ समान स्वतंत्रताओं में केवल इस शर्त पर कमी की जा सकती है कि इससे स्वतंत्रता की कुल मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। तो यह भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और व्याख्या सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, कथन कहता है कि रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत उपयोगितावाद के विभिन्न रूपों का विरोध किया है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत उपयोगितावाद के विभिन्न रूपों का विरोध किया है, और कारण कहता है कि रॉल्स के अनुसार उपयोगितावाद का ध्येय कुल उपयोगिता की अधिकतम वृद्धि है, चाहे इसका वितरण किसी भी रूप में क्यों न हो। तो कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है। जो आर है की सही व्याख्या कर रहा है। हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, कथन ए क्या कहता है। कथन ए कहता है कि रॉल्स के अनुसार अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे मनुष्य स्वार्थपरायण तो है, परंतु अहमवादी नहीं। ये बात रॉल्स कहते हैं। और कारण कहता है कि रॉल्स के अनुसार अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे मनुष्य न्याय के नियमों का पता लगाने के उद्देश्य से परस्पर सहमति में पहुंचने के लिए एकत्र हुए हैं। तो कारण भी सही है, परंतु देखिए व्याख्या इसमें नहीं हो रही है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए, जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय उन्होंने निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, अज्ञानता का पर्दा जो है, इनमें इन्होंने दल उनकी अच्छी की अवधारणा जानते हैं। तो यह नहीं होगा, क्योंकि दल भी कोई भी पीछे क्या होगा, उसके पीछे क्या बात है वह नहीं जानता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही होगा। दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, यह बात ये नहीं करते हैं। ये इससे इग्नोरेंस की बात करते हैं, मतलब पर्दे के पीछे की बात करते हैं, इसे कोई नहीं जानता। और देखिए जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, इसके संबंध में कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता,
कोई अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता और कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता। ठीक, और दल के उनके पीछे क्या अवधारणा ये भी कोई नहीं जानता। तो ये है वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का पर्दा, जो दिया गया था जॉन रॉल्स के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रामसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही है। तो जो ग्रामसी हैं ये सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। ग्रामसी क्या कहते हैं कि सिविल सोसाइटी के समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कही जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है, जो गलत है क्योंकि ये सामूहिक प्रभाव है और नहीं सही है ना, ये गलत है, सामूहिक प्रभाव नहीं है। सामूहिक सिविल सोसाइटी जो है वो आमतौर पर निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है, जो कि गलत है। और हमें क्या करना, हमें सही का चयन करना है ना, तो ये नहीं होगा। आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है और उन्होंने सिविल सोसाइटी और आंतरिक सोसाइटी शब्द हीगल से लिया था, ये भी सही है। ऑप्शन हमारा सही होगा सी 1, 3 और 4। ग्रामसी ने जो सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द लिया था किससे, तो हीगल से लिया था ग्रामसी ने। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है। देखिए, जो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उससे संबंधित जो विशेषताएं हैं, इतिहास की संपूर्ण जो सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है। इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो आर्थिक स्थितियों के द्वारा। उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप है। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है और धन जनता की अफीम है। तो ये सभी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं हैं मार्क्स की। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ये सभी। ऑप्शन हमारा सही डी होगा 1, 2, 3, 4। अगला जो प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर लाभ के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की थी, तो ये परिकल्पना करने वाले हैं जॉन रॉस। किसने समाज के परस्पर लाभ के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की थी, ये करने वाले हैं जॉन रॉस। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए कथन ये कहता है कि एम एन रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया, जो कि सही है। और कारण कहता है कि इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, तो ये भी सही है, इसीलिए इन्होंने नहीं स्वीकार किया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ए और आर सत्य है और जो आ रही है कि सही व्याख्या कर रही है। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, मार्क्स के अधिशेष मूल सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। मार्क्स के अधिशेष मूल सिद्धांत की विशेषताएं इसमें से बतलाना है हमें। तो देखिए, रिकार्डो के सिद्धांत का जो अधिशेष की विचारधारा है मार्क्स की, यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क मांसपेशियों और तंत्रिका के बराबर होती है। प्रत्येक पदार्थ का मूल उसमें निहित श्रम की मात्रा में समानुपाती नहीं है, ये की गलत है। और उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। ये जो है बात करते हैं 1, 2, 4 होगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन 3 नहीं होगा इसमें, अधिशेष मूल की बात जो करते हैं मार्क्स। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है। कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है, तो देखिए, सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनके सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद में दोनों जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है, ये लेनिन का सिद्धांत है। पूंजीवाद साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना है, तो ये गलत है। लेनिन ने दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार दिया और क्रांति की रणनीति दाव पेच का उनका सिद्धांत है। तो ये 1, 2 और 4 जो है यह लेनिन का सिद्धांत है। मार्क्सवादी सिद्धांत में इनका योगदान है, किसका, तो लेनिन का। क्या क्या, तो सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए इनका विचार और क्रांति की रणनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत। तो हमारा सही होगा 1, 3 और 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, ग्रामसी के फांसीवाद की विशेषताएं बताइए। तो जो ग्रामसी के फांसीवाद की विशेषताएं हैं वह निष्क्रिय क्रांति पर आधारित है। ऑप्शन बी, कथन ये कहता है कि इस कथन के अतिरिक्त रॉस के सिद्धांत, रुकिए, कथन ये क्या कहता है, कथन ये कहता है कि इस कथन के अतिरिक्त रॉस के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। और कारण कहता है कि वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से भी विचलनों की युक्ति संगत औचित्य की आवश्यकता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था, तो वह कृषक वर्ग।
माओ ने कृषक वर्ग की भूमिका पर अधिक बल दिया था, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रॉल्स के अज्ञानता के आवरण की अवधारणा की एक सही विशेषता नहीं है? तो पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं, तो कोई नहीं कुछ जानता है जो इनका अज्ञानता का आवरण है, अज्ञानता का पर्दा है, वेल ऑफ इग्नोरेंस है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं, ये गलत विशेषताएं नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो द्वितीय सिद्धांत की एक सत उदासीनता का सिद्धांत है, यह जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से संबंधित सही कथन नहीं है। देखिए, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से जो संबंधित है, मुख्य रूप से इसका संबंध वितरणात्मक न्याय से है। बुनियादी ढांचे समाज की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं हेतु पालन के लिए निष्पक्षता के सिद्धांतों को तैयार किया जाता है, और न्याय का प्रथम सिद्धांत एक समान मूल्य स्वतंत्रता का सिद्धांत है। तो ये तीनों है, ऑप्शन डी नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है, रॉल्स कथन कहते हैं कि रॉल्स के लिए अधिकार अच्छे से पूर्व की स्थिति है, अच्छे से पूर्व की स्थिति है, जो कि सही है। और कारण कहता है कुछ के लिए स्वतंत्रता की हानि को दूसरे के बीच बांटकर बृहद उत्तम द्वारा अधिकार बना लिया जाता है, जो कि गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्येक समाज के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है, जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता। यह कथन कहा है जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स का कथन है कि प्रत्येक समाज के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है, जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया? तो पीपुल्स वार जो है यह माओ का लेख नहीं है। बाकी देखिए, ऑन न्यू डेमोक्रेसी माओ का है, ऑन कोएलिएशन गवर्नमेंट और ऑन पीपुल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप जो है यह माओ के हैं। पीपुल्स वार माओ का नहीं है। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल है। तो जो रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है उसमें सम्मिलित है उदारतावादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी लोकतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधी तथा अप्रतिरोधी अंतर विरोध के बीच अंतर किसने किया था? तो ये करने वाले हैं माओ। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।